पावर प्लांट क्वेश्चन आंसर में आपका स्वागत है। अगर आप बीओई या बॉयलर ऑपरेटर एग्जाम या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, किसी भी पावर प्लांट को चलाने के लिए दो मुख्य चीजों की आवश्यकता होती है, पानी और ईंधन। पानी का स्रोत प्लांट की लोकेशन के अनुसार तय किया जाता है, जैसे कि नदी, नहर, समुद्र या बांध। जो भी स्रोत उपलब्ध होता है उसी से पानी लिया जाता है। लेकिन यह रॉ वाटर सीधे उपयोग के लायक नहीं होता, क्योंकि इसमें कई प्रकार की अशुद्धियां, खनिज और गंदगी मौजूद होती है। अब यहाँ पर आप अलग अलग स्रोतों के पानी के पैरामीटर्स देख सकते हैं, जैसे कि नदी, नहर, झील, भूजल, समुद्री जल और रिसाइकल कूलिंग वाटर। इन सभी में टीडीएस, कंडक्टिविटी, हार्डनेस, सिलिका और अन्य अशुद्धियों की मात्रा अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए समुद्री जल में टीडीएस और कंडक्टिविटी बहुत अधिक होती है, जबकि वर्षा जल में ये बहुत कम होती है। इसी प्रकार भूजल में हार्डनेस अधिक होती है, जबकि सतही जल में टर्बिडिटी ज्यादा हो सकती है। इन सभी पैरामीटर्स के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि पानी को किस स्तर तक शुद्ध करना है और किस उपयोग के लिए तैयार करना है। यही कारण है कि पावर प्लांट में अलग अलग उपयोगों, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, सर्विस वाटर, कूलिंग वाटर और डीएम वाटर के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इसलिए इसे विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से शुद्ध करके डीएम जल यानी डिमिनरलाइज्ड वाटर बनाया जाता है। अब सवाल आता है कि डीएम जल की आवश्यकता क्यों होती है। दरअसल बॉयलर के अंदर पानी को भाप में बदला जाता है। ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा को पानी तक पहुंचाया जाता है, जिससे वह स्टीम में परिवर्तित हो जाता है। अगर पानी शुद्ध न हो तो बॉयलर की ट्यूबों के अंदर स्केलिंग हो सकती है और अम्लीय पानी के कारण क्षरण यानी कोरोजन भी हो सकता है। इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए बॉयलर में केवल डीएम जल का ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पावर प्लांट में कूलिंग सिस्टम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। टरबाइन में कंडेंसर और बियरिंग्स को ठंडा रखने के लिए कूलिंग टॉवर का उपयोग किया जाता है। यदि कूलिंग वाटर शुद्ध न हो तो हीट ट्रांसफर सही तरीके से नहीं होगा और पाइपलाइन या उपकरणों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए कूलिंग वाटर का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। अब समझते हैं कि पानी को शुद्ध कैसे किया जाता है। सबसे पहले कच्चे पानी को नहर या अन्य स्रोत से पंप करके रिजर्वायर में इकट्ठा किया जाता है। रिजर्वायर का उद्देश्य यह होता है कि पानी की कमी होने पर भी प्लांट कुछ समय तक सुचारू रूप से चलता रहे। इसके साथ ही पानी में मौजूद भारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर अपेक्षाकृत साफ पानी मिल जाता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि पानी में कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं, जैसे घुले हुए खनिज, टीडीएस, कठोरता, सिलिका, गैसें और अन्य अशुद्धियां। इन सभी को अलग अलग उपयोग के अनुसार हटाया जाता है। उदाहरण के लिए पीने के पानी के लिए अलग मानक होते हैं, सर्विस वाटर और फायर वाटर के लिए अलग, और डीएम जल के लिए अत्यंत उच्च शुद्धता की आवश्यकता होती है। इसीलिए विभिन्न उपयोगों के लिए अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें विभिन्न पैरामीटर जैसे पीएच, टीडीएस, हार्डनेस आदि को नियंत्रित किया जाता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपके सामने अलग अलग सोर्सेस का पानी रखा हुआ है, नदी का, तालाब का, भूजल, समुद्री पानी। और अगर हम इस पानी के अंदर झांक कर देखें तो हमें क्या दिखाई देगा? सबसे पहले दिखाई देंगे छोटे छोटे मिट्टी के कण, रेत और धूल। यही होते हैं टीएसएस यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। इन्हें हमें हटाना ही होता है, क्योंकि ये पाइपलाइन और इक्विपमेंट को चोक कर देते हैं। अब थोड़ा और अंदर देखते हैं। हमें दिखाई देंगे बहुत ही बारीक पार्टिकल्स, जिससे पानी धुंधला दिखता है। इसे कहते हैं टर्बिडिटी। इसे भी कम करना जरूरी है ताकि पानी साफ दिखे और फिल्ट्रेशन आसान हो जाए। अब सबसे ट्रिकी चीज आती है। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पानी में बहुत कुछ घुला हुआ है, जैसे सॉल्ट्स, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इन्हें कहते हैं टीडीएस यानी टोटल डिसोल्व्ड सॉलिड्स। यही असली प्रॉब्लम है बॉयलर के लिए। इन्हें पूरी तरह हटाना पड़ता है, खासकर डीएम वाटर बनाने के लिए।
अब ध्यान दीजिए, इन डिसोल्व्ड सॉल्ट्स में से कुछ खास होते हैं, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो बनाते हैं हार्डनेस। ये बॉयलर ट्यूब्स में स्केल जमाते हैं, इसलिए इन्हें रिमूव करना जरूरी है। और एक बहुत डेंजरस एलिमेंट होता है सिलिका। यह हाई टेम्परेचर पर हार्ड ग्लास जैसा स्केल बना देता है। इसे ऑलमोस्ट जीरो तक रिमूव करना पड़ता है। अब एक और चीज चेक करते हैं, पीएच। पानी एसिडिक है या अल्कलाइन। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो कोरोजन शुरू हो जाएगा। इसलिए पीएच को कंट्रोल करना जरूरी होता है। अब अगर हम सारे सोर्सेस कंपेयर करें, रेन वाटर सबसे साफ लेकिन मात्रा बहुत कम। रिवर वाटर बैलेंस्ड, सबसे बेस्ट ऑप्शन। पॉन्ड वाटर ज्यादा गंदगी और एल्गी। ग्राउंड वाटर साफ दिखता है लेकिन अंदर हार्डनेस भरी होती है। सी वाटर सॉल्ट से भरा हुआ, हैवी ट्रीटमेंट जरूरी। रिसाइकल्ड वाटर पानी बचाता है लेकिन स्केलिंग प्रॉब्लम देता है। तो अब समझिए पूरा कॉन्सेप्ट। जो चीजें हमें हटानी हैं, टीएसएस मिट्टी, रेत, टर्बिडिटी धुंधलापन, हार्डनेस कैल्शियम मैग्नीशियम, सिलिका, एक्सेस टीडीएस। और जो चीजें हमें कंट्रोल में रखनी हैं, पीएच, न ज्यादा एसिडिक न ज्यादा अल्कलाइन। यही पूरा खेल है वाटर ट्रीटमेंट का। तो दोस्तों, जब हम इस पानी को ट्रीट करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इन सभी इम्प्योरिटीज को हटाकर आखिर में हमें मिलता है हाई प्योरिटी डीएम वाटर, जो बॉयलर के लिए सेफ होता है। अब जब भी आप किसी पावर प्लांट का पानी देखें तो उसे सिर्फ पानी मत समझिए, उसके अंदर एक पूरा साइंस छुपा हुआ है। आगे इस पानी को डीएम प्लांट में भेजा जाता है, जहां यह कई चरणों से होकर गुजरता है, जैसे ड्यूल मीडिया फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, डीगैसर, डब्ल्यूबीए, एसबीए और अंत में मिक्स बेड। अब तक हमने समझा कि पानी के अंदर क्या क्या इम्प्योरिटीज होती हैं। अब समझते हैं कि इन इम्प्योरिटीज को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे हटाते हैं और किस स्टेज पर कौन सा केमिकल काम करता है। इमेजिन कीजिए कि पानी एक लंबी जर्नी पर जा रहा है और हर स्टेज पर उससे कुछ न कुछ अनवांटेड चीजें हटाई जा रही हैं। एक, कोआगुलेशन फ्लॉक्यूलेशन। सबसे पहले पानी में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सेटल नहीं होते। यहां हम डालते हैं एलम, एल्यूमिनियम सल्फेट या पैक, पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये केमिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में चिपका देते हैं और बड़े बड़े फ्लॉक्स बना देते हैं। मतलब छोटे इनविजिबल पार्टिकल्स बड़े हैवी पार्टिकल्स बन जाते हैं। 2, क्लैरिफायर। अब ये हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। यहां से हटता है मिट्टी, सिल्ट, सस्पेंडेड सॉलिड्स, टर्बिडिटी का बड़ा हिस्सा। ऊपर हमें रिलेटिवली साफ पानी मिल जाता है। 3, ईडीएमएफ डुअल मीडिया फिल्टर। अब पानी फिल्टर से गुजरता है, सैंड प्लस एंथ्रासाइट लेयर्स। यहां हटता है बचा हुआ टीएसएस, फाइन पार्टिकल्स। पानी और साफ हो जाता है। 4, एसीएफ एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। अब आता है कार्बन फिल्टर। यहां एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्ब करता है कलर, स्मेल, क्लोरीन, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। यह स्टेज बहुत जरूरी है क्योंकि क्लोरीन आगे के रेजिन्स को डैमेज कर सकता है। 5, सैक स्ट्रॉन्ग एसिड कैशन। अब शुरू होता है एक्चुअल डीमिनरलाइजेशन। यहां रेजिन होता है H फॉर्म में। यह रिमूव करता है कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, सोडियम Na और बदले में H छोड़ता है। रिजल्ट, हार्डनेस खत्म हो जाती है। 6, डीगैसर। अब पानी में CO गैस बन जाती है कार्बोनिक एसिड से। डीगैसर टावर में एयर ब्लो करके CO बाहर निकाल दिया जाता है। इससे लोड कम हो जाता है अगले यूनिट पर। 7, WBA वीक बेस एनायन। यह रिमूव करता है वीक एसिड्स HCO, CO। सिलिका का कुछ हिस्सा OH रिलीज करता है। 8, SBA स्ट्रॉन्ग बेस एनायन।
यह सबसे पावरफुल स्टेज है। रिमूव करता है क्लोराइड Cl, सल्फेट SO, नाइट्रेट NO, सिलिका ऑलमोस्ट पूरी। रिजल्ट ऑलमोस्ट प्योर वाटर, नो MB मिक्स्ड बेड। फाइनल पॉलिशिंग यूनिट, इसमें कैशन प्लस एनायन दोनों रेजिन्स मिक्स्ड होते हैं। यह रिमूव करता है लास्ट ट्रेसेस ऑफ आयोन्स। आउटपुट अल्ट्रा प्योर DM वाटर। फाइनल कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट। शुरुआत में हम हटाते हैं TSS, टर्बिडिटी, ऑर्गेनिक मैटर। बीच में हटाते हैं हार्डनेस, डिसोल्व्ड सॉल्ट्स TDS। अंत में हटाते हैं सिलिका, लास्ट आयोन्स। और फाइनली हमें मिलता है हाई प्योरिटी DM वाटर बॉयलर यूज के लिए। अब अगर आप इस पूरी प्रोसेस को देखें तो यह एक सिंपल फिल्ट्रेशन नहीं है। यह एक स्टेप बाय स्टेप प्यूरिफिकेशन जर्नी है, जहां हर स्टेज का अपना स्पेसिफिक रोल होता है।